हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्षम क्लासेस। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग मगध साम्राज्य शुरू किए थे, तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट क्लास में क्या हुआ था कि जब हम आहत सिक्का पढ़ा रहे थे तो सडनली पावर ऑफ हो गया था, तो उसके लिए दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो लास्ट क्लास में जो हम बता रहे थे कि पंचमार्क सिक्का या फिर आहत सिक्का सबसे पहले 6th सेंचुरी BC में आया था दोस्तों। इसके पहले बार्टर सिस्टम था, चावल के बदल दाल, गेहूं, सब्जी, इस तरह क्या होता था कि विनिमय होता था। लेकिन आहत सिक्का का शुरुआत हुआ था 6th सेंचुरी BC में। अब हम लोग आते हैं दोस्तों मगध साम्राज्य पे। हम लोग देख रहे थे कि आखिर मगध साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो सवाल उठता है कि सिर्फ मगध साम्राज्य BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप UPSC में भी मैक्सिमम सवाल देखोगे, जैसे महावीर या फिर महात्मा बुद्ध, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सवाल उठता है कि इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो अल्टीमेटली कहाँ है, मगध साम्राज्य ही तो है। तो मगध साम्राज्य हम देख रहे थे, तो दोस्तों हम इसका ट्रिक से देखे थे कि मगध साम्राज्य जब इतना बड़ा है तो मगध साम्राज्य में अब तक कितने राजवंश आए थे। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे कि दिल्ली में अब तक कितने राजवंश हुए। तो हम बताए थे जैसे कि दिल्ली सल्तनत में आप देखिए गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ऐसे बहुत सारे वंश आए थे। उसी प्रकार हम एग्जाम्पल लिए थे कि जैसे भारत में कौन कौन यूरोपियन का आगमन हुआ था। तो हम बताते कि सबसे पहले मान लें पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, स्वीडिश आए, डेनिश आए। तो उसी प्रकार दोस्तों मगध में किसी एक राजवंश का साम्राज्य नहीं रहा। मगध आखिर इतना बड़ा हुआ था तो इसमें अलग अलग राजवंश का साम्राज्य था। तो जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। सातवाहन था, लेकिन सातवाहन का विस्तार जो तो पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा था, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो इसी को शुरुआत करेंगे। अब सवाल है कि लास्ट क्लास में लास्ट ईयर BPSC में दोस्तों आप देखोगे कि BPSC में क्वेश्चन पूछा था, BPSC में लास्ट ईयर में क्वेश्चन था कि मगध में जो राजवंश है उसको आप क्रम से सजाइए कि सबसे पहले कौन राजवंश था। तो दोस्तों ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं मगध साम्राज्य में। ये ट्रिक है हसीन मासूका। हम बताए थे कि मेरी मासूका बहुत ही हसीन है, बहुत ही खूबसूरत है। तो इसे हम बताए थे क्या था दोस्तों, हर्यक। सबसे पहले हर्यक वंश मगध में आता है, फिर हर्यक वंश के बाद तो शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश और फिर कण्व वंश। तो दोस्तों ये ट्रिक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोग हर्यक वंश के बारे में डिस्कस किए थे। आज थोड़ा देखेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। तो हर्यक वंश के बारे में थोड़ा सा एक क्वेश्चन रह गया था, एक स्टूडेंट पूछा था कि सर आपने बताया नहीं कि किस प्रकार से बाद में जो कौशल से अजात शत्रु का विवाद हो जाता है। तो थोड़ा सा हम डील कर देंगे। हालांकि आज हम शुंग वंश और नंद वंश, दो राजवंश खत्म करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों देखिए मगध साम्राज्य हम बताए थे कि 6th सेंचुरी BC का काल है, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। हम बताए थे कि इसके पहले कौन था, तो उत्तर वैदिक काल, उसके पहले पूर्व वैदिक काल। तो वैदिक काल के बाद कह रहा, अगर ऐसे देखोगे तो सबसे पहले अगर मान ले हड़प्पा बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता का विकास दोस्तों आप देखोगे कि जैसे जनरली माना गया कि आप 2350 से लेकर 1750 या ऐसे माना जाता है कि लगभग 3000 BC का बात है। हड़प्पा के बाद हमारा आता वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड को भी दो भाग में हम बांटे थे, एक था मेरा अर्ली वैदिक और एक था लेटर वैदिक। अर्ली मतलब पूर्व वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक का काल है दोस्तों 1500 से लेके 1000 BC। और फिर देखोगे 1000 BC से लेकर दोस्तों 600 BC में है कौन, तो उत्तर वैदिक काल। तो अब 600 BC के बाद किसका काल है, तो महाजनपद का काल है। मतलब जब वैदिक काल हमारा खत्म होता है तो वैदिक काल के बाद हमारा शुरुआत होता है महाजनपद का काल। तो महाजनपद देखोगे दोस्तों 6th सेंचुरी BC में टोटल 16 महाजनपद हुए। और इस 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर दोस्तों कौन था, मगध, जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे। और मगध वंश का पहला संस्थापक हिस्टोरिकल रूप में कौन था, तो बिंबिसार, जो किस वंश का था, हर्यक वंश के। तो यहाँ BPSC में पूछता है कि मगध साम्राज्य का सबसे पहला वंश कौन था, तो हर्यक वंश। इसके संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार। तो दोस्तों यहाँ मगध से ही सवाल आता, क्यों, क्योंकि मगध लास्ट में अंग को जीतेगा, इधर वज्जी को जीतेगा, इधर कौशल को जीतेगा, इधर अवंती को जीतेगा।
फिर धीरे 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 पूरा का पूरा दक्षिण भारत से लेके अफगानिस्तान तक फैल जाएगा अशोक के आते आते। तो यहाँ पर सवाल था दोस्तों, लास्ट क्लास में स्टूडेंट किया था कि सर जो आप स्टोरी बताए थे कि बिंबिसार जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, तो थोड़ा सा हम बता देंगे मैप के माध्यम से एक्चुअली हुआ क्या था। तो आप दोस्तों देखोगे यहाँ पर हमारा मगध साम्राज्य, तो मगध साम्राज्य जो बिंबिसार था, थोड़ा सा हम कहानी बता दे रहे हैं। बिंबिसार पहला ऐसा मगध राजा था जो राजनीतिक रूप से मजबूत किया था मगध को। इसके पास अस्थाई सेना था, राजस्व था, नौकरशाही था। तो ये क्या किया था, हम बताया था कि कुछ को तो जैसे अंग यहाँ पर था, अंग के राजा जो ब्रह्मदत्त था, ब्रह्मदत्त को हराता है। लेकिन इधर हम देखे थे कि यहाँ पर जैसे कौशल है, तो कौशल के राजा होता प्रसेनजीत, और यहाँ पर वजी है, वजी का राजा होता चेटक। तो इन दोनों से क्या करता है कि वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, और बदले में दहेज के रूप में इसको कुछ साम्राज्य मिलता है। जैसे वजी से यहाँ पर देखोगे दोस्तों, वजी चेटक की जो बेटी थी चेलना, इससे शादी किया था, लास्ट क्लास में बताए थे। और कौशल की जो बहन थी, कौशल का जो राजा था प्रसेनजीत, प्रसेनजीत लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, इसकी बहन थी महाकोशला, इससे शादी किया था। तो कौशल बदले में उसको दे देता काशी, काशी इसका दोस्तों राजधानी होता है, तो काशी को दे देता दहेज में, किसको, बिंबिसार को। लेकिन बिंबिसार जब मर जाता है तो इसका बेटा अजात शत्रु जब आता है गद्दी पे, तो अजात शत्रु जब गद्दी पे बैठता है तो कौशल राजा जो होता प्रसेनजीत काशी को वापस ले लेता। क्यों? क्योंकि दहेज में इसको पिताजी को दिया था। तो ये बोलता है कि भाई जब तुम्हारे पिताजी मर गए तो वापस काशी को ले लेता है। तो इसके कारण देखोगे दोस्तों कि अजात शत्रु और प्रसेनजीत में युद्ध होता है। तो कहीं ना कहीं देखोगे दोस्तों तो ये मामा लगा इसका। आप देखोगे कि प्रसेनजीत अजात शत्रु का क्या है, मामा। तो मामा से युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद वापस ही काशी छीनना चाहता है। तो एक संधि पे समझौता होता है। तो प्रसेनजीत की बेटी होती, उसका नाम होता वजीरा। तो वजीरा से शादी हो जाता लास्ट में अजात शत्रु को, और उसी के बदले में फिर वापस काशी मिलता है इसको, एक तरह से दहेज के रूप में। तो यही स्टोरी था जो लास्ट में हम नहीं बताए थे। तो इस प्रकार दोस्तों देखोगे कि कौशल को तो पूरा जीत नहीं पाया है, वजी को भी जीत नहीं पाया, दिख रहा है, अवंती को भी जीत नहीं पाया। अवंती का यहाँ पर राजा जो होता है दोस्तों प्रधोत, तो वहां पर आप देखोगे प्रधोत क्या करता है कि उसको पांडु रोग हो जाता है। तो बिंबिसार अपना एक वैद्य भेजता है जीवक को, तो इसके बदले में भी कुछ इसको धन मिलता है दोस्तों। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 3 राज्य को जीत नहीं पाया। थोड़ा अगर हम मैप ऊपर उठाते हैं तो मैप में आप देखो कि मगध, देखो दोस्तों कौशल को जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अभी हम बोले शादी में पहला बार तो बिंबिसार शादी किया था, तो प्रसेनजीत की बहन से, महाकोशला से, तो उसको क्या मिला था, काशी। लेकिन जब बिंबिसार मरता तो काशी को वापस ले लेता है। तो दोबारा अजात शत्रु इससे लड़ता है, तो अपना बेटी वजीरा को शादी करता, तब काशी हासिल होता। लेकिन कौशल को पूरी तरह से जीत नहीं पाया। वजी को भी देखे कि बिंबिसार क्या करता है, बिंबिसार उसकी बेटी, राजा चेटक होता है, उसकी बेटी चेलना से शादी करता है, लेकिन अल्टीमेटली वजी को जीत नहीं पाता। अवंती का जो इलाका है दोस्तों, अवंती का राजा भी ताकतवर होता, अवंती को भी जीत नहीं पाता। तो अब सवाल उठा कि इसको जीतेगा कौन। अजात शत्रु दोस्तों देखो कौशल को ट्राई करता, पूरा नहीं जीत पाता, आधा जीतता है, वजी को जीत लेता। वजी को जीता, लास्ट क्लास में बताए थे कि महात्मा बुद्ध बोलते कि पहले आपस में लड़ाओ, फूट डालो और शासन करो। तो वजी को जीतता है महात्मा बुद्ध के ज्ञान देने पे कि कैसे आपको जीतना है अपना मंत्री वर्षकार को। लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे। लेकिन बाकी जो बच जाएगा, जैसे अवंती है, वत्स है, कौशल है, इसको दोस्तों जीतेगा जो नया वंश आने वाला, उसका नाम है शिशुनाग। वो तीनों को जीतेगा। तो थोड़ा सा स्टोरी यहाँ पर आप देखिएगा। तो आज हम लोग थोड़ा आगे कर रहे हैं इसके बारे में। कल जो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं, जाके वीडियो देखिए, इसमें पूरा स्टोरी बताया हम कि कैसे हर्यक वंश का शुरुआत हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट बताए थे।
यहाँ पर ही सारा कहानी महाकोसला वाला चेलना वाला सारा कहानी बताए थे कि कैसे क्या हुआ था। पितृहंता वंश क्यों बोला गया था हर्यक वंश को, तो बताए थे कि इन लोग अपना पिता का हत्या कर करके राजगद्दी पर बैठता है, इसीलिए इसको पितृवंता बोलते हैं, पितृहंता वंश। देखो वजीरा से शादी होता है अजात शत्रु का, ये बताए थे। और हाँ, इसी के समय में जैसे बौद्ध संगीति, दोस्तों आप देखोगे कि टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ है। तो पहला बौद्ध संगीति जो हुआ दोस्तों अजात शत्रु के ही काल में हुआ है। तो इससे सवाल होता कहाँ, तो गिरिब्रज में, राजगीर में। तो यहाँ से सवाल पूछेगा, टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ है। पहला तो दोस्तों देखोगे इसके काल में, अजात शत्रु के काल में, दूसरा कालाशोक, तीसरा होगा अशोक और चौथा होगा कनिष्क। तो यहाँ से एक सवाल पूछता है बीपीएससी, अक्सर पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस राजवंश के काल में हुआ, तो हर्यक वंश। किस राजा, अजात शत्रु। तो यहाँ से एक सवाल पूछता है। इसका राजधानी कहाँ था दोस्तों, बिंबिसार, तो राजगीर। तो इसलिए बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगीर में, राजगीर की पहाड़ी में किया गया था। अब सवाल उठता कि हर्यक वंश का जो अंतिम राजा होता उसका नाम होता नागदशक। हर्यक वंश का जो अंतिम राजा उसका नाम है नागदशक। तो इसी नागदशक को दोस्तों इसका एक तरह से अमात्य है जिसका नाम है शिशुनाग। शिशुनाग क्या करेगा कि उसका हत्या कर देगा और इस प्रकार से हर्यक वंश का अंत हो जाएगा और एक नया वंश का शुरुआत होगा जिसका नाम है शिशुनाग वंश। तो अभी हम बताएं कि भाई शिशुनाग वंश का जो यहाँ पर नाम है शिशुनाग, शिशुनाग के नाम पर ही इसका पड़ता है शिशुनाग वंश। और ये बहुत ही ताकतवर राजा होता है। अभी हम क्या बताएं कि कौशल को और तुम्हारा अवंती को और वत्स को न तो बिंबिसार जीत पाता है और ना ही उसका बेटा अजात शत्रु। तो शिशुनाग जीता है। यहाँ पूछता है कि अवंती को किसने हराया है, क्वेश्चन पूछा है, ऐसे नहीं पूछा, एग्जाम में पूछा गया था खास करके यूपीएससी में कि किस राजवंश को हर्यक वंश ने नहीं हरा पाया था। तो उसमें था अवंती, अवंती को हरा नहीं पाया था। अवंती को ये बहुत ताकतवर होता है। तो अवंती को दोस्तों कौन हराता है, शिशुनाग। अभी हम बताएं जस्ट कि शिशुनाग 3 राजों को जीतेगा। अब इसमें सवाल उठता है कि शिशुनाग जब उसको हराता है, हराने के बाद ही राजधानी अपना ट्रांसफर कर लेता है, इसको डर होता है। मान ले आप किसी राजवंश में हैं और राजवंश में अगर आप किसी का हत्या कर देते हैं और आप उसका खानदान से बिलोंग नहीं करते हैं। इसके पहले क्या था, बिंबिसार को जब अजात शत्रु हत्या किया और अजात शत्रु को उसका बेटा उदायन हत्या किया तो कहीं ना कहीं उसी से संबंधित था। लेकिन यहाँ शिशुनाग वंश अलग वंश से है। तो आप देखोगे दोस्तों जब हत्या करेगा तो अल्टीमेटली क्या करेगा, राजधानी ट्रांसफर करना चाहेगा। तो राजधानी ट्रांसफर करके ले जाता वैशाली। वैशाली जिसको आप दोस्तों, आप वैशाली का मतलब हाजीपुर, हाजीपुर केला के लिए भी फेमस है बिहार में। तो आप दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि किसने अपना राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया, तो शिशुनाग। क्वेश्चन पूछा बीपीएससी में लास्ट ईयर में, आप देखोगे प्रीवियस ईयर में। तो इसलिए ले गया क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक बताएं, क्योंकि जब आप किसी दूसरा राजा का हत्या करते तो कहीं ना कहीं आपके मन में डर होगा कि कहीं दूसरा राजा मेरे पे अटैक न कर दे। तो अल्टीमेटली अपना राजधानी ट्रांसफर कर लेता है। शिशुनाग ताकतवर होता है। अभी तीन राजवंश को हराया, जैसे वत्स बताएं, कौशल बताएं और दोस्तों अवंती। हालांकि हमारा राजनीतिक इतिहास उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो हम लोग वही, हमारे पास समय कम है तो वही पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो बीपीएससी में पूछा जाएगा। जैसे हम बताएं कि किसको किसको हराया था, अवंती को, कौशल को और वत्स को। अवंती बहुत इंपॉर्टेंट है तो पूछता अवंती को किसने हराया था, तो अवंती को दोस्तों यही हराता है, शिशुनाग। अब सवाल होता है कि वापस जब इसका बेटा आता है, उसके बाद जब शिशुनाग वंश के बाद, शिशुनाग के बाद उसका बेटा जब गद्दी पे बैठता है कालाशोक, तो कालाशोक भी थोड़ा ताकतवर भी होता है, थोड़ा उदार भी होता है। तो ये वापस पाटलिपुत्र राजधानी ले जाता है। यहाँ सवाल पूछता है, यहाँ 2 सवाल बनेगा बीपीएससी में। पहला बनेगा मगध साम्राज्य का पहला राजधानी तो राजगीर था जिसको गिरिब्रज भी कहते हैं, लेकिन उसको पाटलिपुत्र कौन राजधानी बनाया, तो उसका पोता, बिंबिसार का पोता कौन, उदायन। और पाटलिपुत्र से फिर बोलेगा वैशाली राजधानी किसने बनाया, तो शिशुनाग। फिर बोलेगा कि शिशुनाग कौन ऐसा राजा था जो वापस पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता, तो कालाशोक है दोस्तों, इसी बेटा है, इसका बेटा है।
शिशुनाग का बेटा कालाशोक जो वापस राजधानी को ट्रांसफर करता पटना, और क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, पहले वो पाटलिपुत्र था, अब कन्वर्ट हो जाता पटना में, मतलब एक संरचनात्मक ढांचा देता है दोस्तों कालाशोक, पटना को और खूबसूरत बनाता है। तो यहाँ पूछता है कि दोबारा पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाता है, तो कालाशोक। अब कालाशोक से इतना ही सवाल पूछेगा। दूसरा पूछेगा सेकेंड बौद्ध कॉन्फ्रेंस, मतलब द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो कालाशोक। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर कालाशोक के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। यहाँ से पूछेगा दोस्तों, पहला कहाँ हुआ था, अजातशत्रु, कहाँ, राजगीर। दूसरा कहाँ हुआ था, कालाशोक, किसके काल में, सॉरी कालाशोक कहाँ पर, तो वैशाली। तो ये दोस्तों किस वंश का है, तो शिशुनाग वंश का है। तो इससे बहुत सारे सवाल बनेंगे। अब इस वंश का अंतिम राजा होता नंदीवर्धन, क्योंकि इसका पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन को हत्या करेगा दोस्तों महापदानंद, और महापदानंद ही दोस्तों लास्ट में नंद वंश का स्थापना करता है। तो हम एक ट्रिक देखे थे हसीन मासू का। तो यहां पर हर्यक वंश तो हम देख लिए, बिंबिसार खत्म हो गया, शिशुनाग वंश भी देखे भी खत्म हुआ। अब किसका बारी है, नंद वंश का। तो यही नंद वंश है दोस्तों। तो नंदीवर्धन दोस्तों किसका, शिशुनाग का अंतिम राजा है। इसको हत्या करेगा महापदानंद, और ये दोस्तों नंद वंश का स्थापना करेगा। कहा जाता है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक राजा जो उपाधि लेता, चक्रवर्ती, एकराट, विराट, सम्राट, ऐसे बड़ा बड़ा उपाधि लेता दोस्तों महापदानंद। तो महापदानंद को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक कौन है, महापदानंद। इसके पीछे क्या है, क्योंकि इसके पहले राजा लोग उपाधि नहीं लेते थे। जब महापदानंद गद्दी पर बैठा तो उपाधि लिया, एकराट, विराट, सम्राट, राजाओं का राजा, ऐसे उपाधि लिया दोस्तों। इसके पास लगभग 2.5 से 3 लाख का सेना था। आप देखो इसका जो बेटा है धनानंद के पास आते आते दोस्तों 6 लाख के आसपास सेना हो जाएगा। सिकंदर का युद्ध होगा, इसका बेटा का जो समकालीन है घनानंद, अभी आएंगे उस पर। तो दोस्तों महापदानंद भी बहुत ताकतवर होता है। इसका थोड़ा सा इतिहास आप लोग देखेंगे। आप देखोगे खारवेल राजा उड़ीसा में जाके उड़ीसा को हराता है। खारवेल में देखोगे दोस्तों, खारवेल जो राजा उड़ीसा का, तो उसका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें दोस्तों महापदानंद का जिक्र है। साथ ही साथ वहां से दोस्तों जैन का मूर्ति भी लेके आता मगध में, नहर का निर्माण वगैरह भी करवाता है। महापदानंद बहुत ही ताकतवर होता है दोस्तों। आप सोच लो कि उस समय उड़ीसा में जाके खारवेल का क्षेत्र को जीतता है। इसके बारे में बोला जाता है कि पहला ऐसा राजा है तो शूद्र था, मतलब ऐसे जनरली क्षत्रिय राजवंश का विकास हुआ, लेकिन कुछ इतिहासकार का मानना है कि पहला ऐसा राजा था जो शूद्र था। इससे क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा जाएगा। अब सवाल होता है कि इसका थोड़ा उपाधि देखेंगे। तो कब दोस्तों मगध साम्राज्य में नंद वंश का स्थापना कब होता है, तो 343 ईसा पूर्व। अब इसके बारे में गैर क्षत्रिय, इसके बारे में पूछा जाता है। ऐसे पूछा कि कौन ऐसा राजवंश है मगध में जो गैर क्षत्रिय है, जो क्षत्रिय नहीं है, तो दोस्तों ये नंद वंश, और इसका राजा क्या है, महापदानंद। अब यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि नंद वंश के प्रशासक, वास्तविक संस्थापक जो ऑलरेडी बोल चुके दोस्तों, ये महानंदिन का पुत्र था। इसकी माता एक शूद्र संप्रदाय से थे। नंद जो है, महापदानंद को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा गया। यही बात मैं बताना चाह रहा दोस्तों कि पहला ऐतिहासिक सम्राट यही है, असली राजनीतिक ढांचा यही देगा। क्षत्रिय का संग्राहक या दूसरा परशुराम के बारे में स्टोरी दोस्तों जानते होंगे, क्षत्रियों को विनाश करने वाला। तो महापदानंद के बारे में कहा गया कि दूसरा परशुराम है, ये क्षत्रिय को क्या किए हैं, तो हत्या करते हैं। तो दोस्तों इनके उपाधि दिया गया, तो आप देख सकते हो। इसके अलावा इनका उपाधियों में दूसरा परशुराम एग्जाम में पूछ सकता है कि किस राजा को द्वितीय परशुराम कहा गया, तो महापदानंद को। फिर पूछेगा क्या क्या उपाधि से, उग्रसेन, एकराट, चक्रवर्ती, भार्गव, पृथ्वी, इस तरह का उपाधि पूछेगा। मगध साम्राज्य में पहला कौन ऐसा राजा जो एकराट का उपाधि लिया, तो दोस्तों आप देख सकते हो चक्रवर्ती, एकराट, विराट, इस तरह का उपाधि लिया सबसे पहले महापदानंद। ये बहुत ही ताकतवर होता है। महापदानंद के समय में भी आप देखोगे दोस्तों कि
जो संस्कृत व्याकरण जो है, संस्कृत व्याकरण किनके द्वारा लिखा गया? विश्व का पहला व्याकरण आप कह सकते हो पाणिनि। पाणिनि महापदानंद के मित्र थे और उनका जो किताब था उनका नाम था अष्ट अध्यायी। एग्जाम में पूछा है कि पाणिनि किसके दरबार में थे या किनके मित्र थे? तो महापदानंद के, नंद वंश के दरबार में थे। कौन से किताब लिखे? तो व्याकरण की किताब का नाम क्या था? अष्ट अध्यायी। तो दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा जाता है। पुराणों में इसे एक राट कहा गया है, कई क्षेत्रों में इन्हें सम्राट कहा गया, राजाओं का राजा। अब देखो किनको हराए थे? पांचाल। अभी जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, पांचाल को, वाराणसी, कलिंगा, इस तरह के कई राज्यों पर शासन किए दोस्तों। अल्टीमेटली ये भी एक साम्राज्यवादी थे, महत्वाकांक्षी राजा हुए। विभिन्न मंत्रियों का समर्थन था। कलिंगा में सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाए थे। सबसे पहले नहर का निर्माण प्राचीन काल में किस राजवंश के द्वारा हुआ? तो नंद वंश के द्वारा। राजा का क्या नाम था? तो महापदानंद। तो यहाँ से भी एक सवाल बनाया जा सकता है कि नहर निर्माण में सबसे पहले महापदानंद का योगदान रहा। ये देखिए खारवेल गुफा, यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो खारवेल का है। तो खारवेल का जब हाथी गुफा अभिलेख है तो बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें दोस्तों वर्णन है किसके बारे में? महापदानंद के बारे में। तो सोचिए, खारवेल उड़ीसा का राजा है, आज का उड़ीसा, और वहां का दोस्तों मगध आज का बिहार है। तो बिहार का जानकारी उड़ीसा में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसे पता चलता है कि क्या किए थे? कलिंगा को जीते थे, बाद में अशोक भी जीतता है। तो कलिंगा को जीते, वहां नहर का निर्माण किया। वहां से दोस्तों कहा जाता है कि जैन मूर्ति भी लेकर आए थे। तो हाथी गुफा अभिलेख से दोस्तों भी क्वेश्चन बन सकता है। पाणिनि और कात्यायन महापदानंद के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कात्यायन और जो है पाणिनि किसके दरबार में थे? तो महापदानंद के दरबार में थे। ये देखो, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा दोस्तों, महर्षि पाणिनि का जीवन परिचय। तो आप इसे बस इतना जानो कि संस्कृत व्याकरण और इनका किताब का नाम है अष्ट अध्यायी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो अष्ट अध्यायी इनके द्वारा लिखा गया, पाणिनि के द्वारा। तो यहाँ से भी बीपीएससी में या फिर यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में भी कहीं भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब आता है महापदानंद का बेटा घनानंद। घनानंद थोड़ा क्रूर होता है, विलासी होता है, और आप कह सकते हैं कि दूरदर्शी नहीं, साम्राज्यवादी नहीं होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि भोग विलासी में लीन होता, अपना साम्राज्य को ठीक से चला नहीं पाता। तो धनानंद का ही दोस्तों यहाँ पर देखोगे कि चाणक्य से झगड़ा होता है। चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं, बचपन का नाम कौटिल्य होता है, और विष्णुगुप्त, तीन नाम है दोस्तों। चाणक्य से इनका विवाद होने के कारण ही चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड करता है, प्रशिक्षित करता है, और लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा धनानंद बोलिए या फिर घनानंद बोलिए, कहीं कहीं धनानंद होगा, कहीं कहीं घनानंद होगा। तो इसी के कारण धनानंद का अंत होता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और इस प्रकार धनानंद का जब अंत होगा तब यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का क्या होगा दोस्तों? स्थापना होगा। तो अब सवाल उठता है कि आखिर विवाद किस बात का है? इसको देखिए दोस्तों, यूनानी साहित्य में अग्रमेश या फिर जेंड्रमेश इसका कहा गया। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा कि यूनानी साहित्य में किस राजा को जेंड्रमेश कहा गया है या फिर अग्रमेश कहा गया है? तो दोस्तों किसको? धनानंद को। अब यहाँ पर सवाल उठता, इसी के काल में सिकंदर का युद्ध हुआ था। तो आप बताएंगे सिकंदर जब आता है, आप देखोगे यहाँ पर इसके काल में, ऐसे अगर हम भारत का मैप बनाते हैं, भारत का मैप बनाएंगे तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर मगध साम्राज्य है, और यहाँ पर दोस्तों सिकंदर जब यूनान से आएगा तो आप देखो कि यहाँ झेलम नदी के पास लड़ाई होता है राजा पोरस से, सिकंदर का लड़ाई राजा पोरस से होता झेलम नदी के तट पे। उस लड़ाई का नाम है हाइडेस्पीज की लड़ाई किसके बीच में होता है? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। राजा पोरस को हराने के बाद
मगध की ओर प्रस्थान करने का कोशिश करता। तो यहाँ पर मगध में इस समय धनानंद यहाँ राजा होता है। तो धनानंद के पास इतना विशाल सेना होता है, लगभग 4-5 लाख का विशाल सेना होता है। तो इसके कारण सिकंदर को लगता है कि भाई धनानंद से जीत पाना मुश्किल है, तो वापस लौट जाता सिकंदर, यहाँ पर इसके साथ युद्ध नहीं होता। लेकिन जब सिकंदर यहाँ पर अटैक करता है तो यहाँ तक्षशिला, आप देखोगे अभी पाकिस्तान के इलाके में पड़ता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में दोस्तों चाणक्य के पिताजी, चाणक्य मुनि नाम होता उनका, इसी के कारण से चाणक्य का बचपन का नाम कौटिल्य होता है, लेकिन उसके पिता का नाम होता है चाणक्य मुनि, इसी वजह से चाणक्य नाम पड़ जाता है। तो यहाँ पर तक्षशिला में उनके पिताजी अध्यापक थे, आप बोल सकते हो आचार्य थे। तो यहाँ पर जब अटैक होने का बारी आता है तो इस बात को लेके सोचते हैं कि भाई इन्फॉर्म किया जाए यहाँ पर धनानंद को। तो जब इसके पिताजी आते हैं यहाँ पर शिकायत करने के लिए कि राजा सिकंदर का जो अटैक होने वाला है, और साथ ही साथ धनानंद भोग विलासी भी था। जो धनानंद दोस्तों आप देखोगे तो भोग विलासी भी था। जैसे मान लें इस क्षेत्र में तक्षशिला के अलावा यहाँ जैसे मगध साम्राज्य के बाकी राज्यों में कुछ भी जो शासन प्रशासन या फिर लोक कल्याणकारी कार्य, किसी प्रकार का जो शासन व्यवस्था, लोक व्यवस्था ठीक से नहीं चल रहा था, बहुत ज़्यादा करप्शन, लूटमार और इस प्रकार का अनैतिक कार्य ज़्यादा होता था। तो इस बात को लेकर जो चाणक्य के पिता थे, चाणक्य मुनि, इस बात को लेके धनानंद का बहुत निंदा करते थे, बोलते थे कि राजा सही नहीं है। सटार एक महामंत्री होता, सटार, तो सटार भी इसका महामंत्री होता। तो महामंत्री भी धनानंद को शिकायत करता कि भाई आप सही नहीं कर रहे हो। तो सटार को भी निकाल देता है धनानंद, और चाणक्य के जो पिताजी होते चाणक्य मुनि, इसको भी बुलाता है और बोलता है तुम राजा का निंदा कर रहे हो, तुम मेरे खिलाफ आवाम को भड़का रहे हो, जनता को भड़का रहे हो कि मैं बहुत भोग विलासी हूँ, मैं बहुत करप्ट आदमी हूँ, मेरे साम्राज्य में शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल रहा, नैतिक का पालन नहीं हो रहा। इस वजह से क्या करता है कि दोस्तों चाणक्य के पिता को हत्या कर देता है, मर्डर करवा देता है, गला कटवा देता है, सर मुड़वा देता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसके वजह से चाणक्य को खुन्नस होता है धनानंद से। वो समझ गया कि भाई मेरे पिता का हत्या करता, हालांकि इन चीज़ों को भूल जाता है। लेकिन जब तक्षशिला में जब खुद चाणक्य जो है, ये जब आचार्य होते हैं, ये जब अध्यापक होते हैं, तो उस समय रियल में यहाँ पर सिकंदर का अटैक होने वाला होता है। तो ये समझ जाता है कि अटैक होने वाला, तो इस बात को लेके चाणक्य धनानंद के पास आता है और बोलता है कि धनानंद, क्योंकि उस समय मगध, आप अंदाजा लगाए कि विश्व का सबसे बड़ा सेना किसके पास है, मगध साम्राज्य। कौन राजा है, धनानंद, 6 लाख से ज्यादा सेना है। तो चाणक्य को लगता है कि धनानंद मुझे बचा सकता है सिकंदर से, लेकिन धनानंद जाने से इनकार कर देता है, और साथ ही साथ चाणक्य को बहुत ही बेइज्जत करके इनके दरबार से निकाल देता है। तो इसीलिए चाणक्य शपथ लेते हैं कि जब तक मैं धनानंद को नहीं हराऊंगा तब तक मैं अपना जूड़ा नहीं बांधूंगा। इसलिए चाणक्य का बाल देखिएगा दोस्तों नीचे में खुला होता है, और इसी कारण बाद में दोस्तों चाणक्य को देखोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड करेंगे और लास्ट में किसको हराएंगे, धनानंद को। तो धनानंद का स्टोरी दोस्तों चाणक्य से रिलेटेड है और चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है। तो इसको थोड़ा नीचे तक आएंगे हम लोग। अभी यहाँ पर पूछता हाइडेस पीस का लड़ाई, तो आप देखो किसके समकालीन था। तो जब मगध में नंद वंश है और उसका राजा धनानंद है, इसी समय हाइडे स्पीड का लड़ाई किसके किसके बीच में हो रहा है, तो सिकंदर के बीच में और राजा पोरस के बीच में, झेलम नदी के तट पे। तो हालांकि सिकंदर विजयी होता है। अब इसमें सिकंदर बाद में देखोगे कि कहा जाता है कि सिकंदर का सेना थक गया था, ब्यास नदी को पार नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से वापस सिकंदर मगध पर अटैक नहीं करता और लौट जाता। जबकि हकीकत दोस्तों ये था, क्योंकि धनानंद के पास इतना बड़ा सेना था कि उतना विशाल सेना पूरा विश्व में उस समय किसी के पास नहीं था। और सिकंदर जब देखता कि इतना बड़ा सेना, लगभग 2 लाख से ज़्यादा पैदल सेना, 30,000 से ज़्यादा अश्व सेना, 10,000 से ज़्यादा हाथी सेना,
5,000 के आसपास रथ सेना, तो इतना ज़्यादा लगभग 5 से 6 लाख के आसपास सेना होने के कारण उसको लगता है कि भाई मगध को जीतना इतना आसान नहीं है और धनानंद को हराना इतना आसान नहीं है, तो सिकंदर वापस लौट जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार जो यूनानी इतिहासकार हैं उस सिकंदर को महान बताने के लिए कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि सिकंदर तो विश्व विजेता था, सिकंदर तो किसी को हरा सकता था। इसीलिए उसके सेना एक्चुअली जब यूनान से आ रही थी तो बीच में ईरान, इराक, अफगानिस्तान होते होते यहाँ राजा पोरस से लड़ते लड़ते थक गई थी, इसलिए ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, इसलिए सिकंदर का सेना वापस लौट गई। जबकि ऐसा नहीं था, सिकंदर का सेना डर गया था धनानंद के सेना से। और दूसरा सवाल होता कि राजा पोरस के साथ जब युद्ध हुआ था तो राजा पोरस से प्रभावित होकर उसके जीता हुआ क्षेत्र वापस कर देते, जबकि रियलिटी है कि कोई जीता हुआ क्षेत्र वापस की बात नहीं था। लड़ाई बराबरी पर रुका होगा, पोरस हरा नहीं, सॉरी, सिकंदर पोरस को हरा नहीं पाया होगा, इसीलिए उसका साम्राज्य को मिला नहीं पाया। तो यूनानी इतिहासकार का कहना है कि नहीं, राजा पोरस को हाइडेस पीस के लड़ाई में सिकंदर हरा देता झेलम नदी के तट पे, और वो इतना ईमानदार होता और इतना अच्छा व्यक्तित्व का होता कि सिकंदर प्रभावित होकर उसका साम्राज्य लौटा देता। जबकि रियलिटी है कि भाई बराबरी पर रुका होगा और राजा पोरस का क्षेत्र को मिला नहीं पाया होगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये चाणक्य जिनका स्टोरी अभी हम बताएं, इनका केस खुला हुआ है, जो कि प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक मैं धनानंद को मगध साम्राज्य से हटा न दूं मैं अपना जूड़ा नहीं बांधूंगा। और ये जो चाणक्य है दोस्तों, ये तक्षशिला के शिक्षक थे, अध्यापक थे। यही तक्षशिला जो एंशियंट इंडिया का, प्राचीन इतिहास का सबसे पहला बोल सकते यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी, पहला विश्व का पहला यूनिवर्सिटी। ये दोस्तों भी कहाँ है, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है तक्षशिला। तो चाणक्य के पिताजी चाणक्य मुनि भी इसी में अध्यापक रहे थे, चाणक्य भी यहीं पढ़े और बाद में आके अध्यापक भी बने थे। तो चाणक्य का नाम दोस्तों पड़ा था उनका पिता के नाम पर, इनका बचपन का नाम कौटिल्य था, और बाद में धनानंद जब इसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था तो उस समय अपना नाम बदल के कौटिल्य से विष्णुगुप्त कर लिए थे। तो विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है। अभी दोस्तों जो हम बताएं कि सिकंदर और पोरस के बीच में जो झेलम नदी के तट पे लड़ाई हुआ, हालांकि माना जाता है कि लड़ाई बराबरी पर रुका होगा, लेकिन यूनानी इतिहासकार सिकंदर को महान दिखाने के लिए बोलते हैं कि राजा पोरस को हरा दिया था और बाद में कुछ क्षेत्र लौटा दिया था पोरस को, जबकि रियलिटी है कि बराबरी पर रुका होगा। और दूसरा सवाल ये भी आप देखो कि यहाँ पर कि जो हम बताएं कि चाणक्य को अपमान करके तो धनानंद निकालता, ही बात तो है। हम बताए थे कि धनानंद का नीति ठीक नहीं था, कर वसूली करने में कठोर तरीका अपनाता था, नागरिक के बीच में अलोकप्रिय हो गया था, शूद्र और क्षत्रिय का भी विरोध में जो नीति वगैरह हो गया था इसका। तो बहुत सारे दुश्मन पाल लिया था दोस्तों। तो धनानंद बहुत सारा दुश्मन पाल लिया था। तो अब सवाल उठता है यहां से कि धनानंद का अंत कैसे होगा। तो अभी हम देखें कि अभी मगध पर यहां पर मगध पर अभी कौन है दोस्तों, तो धनानंद है। और धनानंद बहुत क्रूर, आपको पता चला, चाणक्य को निकाल दिया, साथ ही इसका एक मंत्री होता, महामंत्री सटार, उसको भी धनानंद निकाल देता है अपने दरबार से। तो इसीलिए दोस्तों देखोगे चाणक्य एक जो है मौर्य, जो आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इस चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों ट्रेनिंग देगा, प्रशिक्षित करके ट्रेंड करके अल्टीमेटली क्या करेगा, यहाँ धनानंद को हराएगा। और अंततः दोस्तों यहाँ पर मगध पर किस राजवंश का शुरुआत होगा, तो मौर्य राजवंश का, मौर्य वंश। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य राजा का कहानी हम कल कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि इंटरेस्ट बना रहे,
और कल हम मौर्य साम्राज्य का कहानी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से सबसे पहले जो मौर्य राजा है, कल हम बताएंगे यहाँ पर कि थोड़ा सा स्टोरी में कि किस प्रकार से मौर्य राजा, पहले आप देखो कि यहाँ जो धनानंद है, तो धनानंद को हराने के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिलते हैं। सिकंदर से दोनों मदद मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो चाणक्य को हराना रहता है, किसको, नंद को, धनानंद को, दुश्मनी के कारण। तो ये सिकंदर से मदद मांगने के लिए जाते हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, और सिकंदर के साथ इसका सेना भी होता है, सेनापति सेलुकस निकेटर। तो सिकंदर और इसका सेनापति दोनों मना कर देता, चाणक्य और चंद्रगुप्त को मना कर देता। उसको लगता है कि कोई आम आदमी होगा, उतना टैलेंटेड होगा नहीं, उतना कोई बड़ा राजनीतिज्ञ है नहीं और कोई उतना बड़ा राजा है नहीं, तो इस कारण से दोनों को डिनाई कर देता है। सिकंदर मना कर देता है कि मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं करूंगा धनानंद को हराने में। तो इसीलिए बाद और वापस ही लौट जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये डर चुका होता है। और बाद में इसी के कारण ये लोग दोनों दोस्तों, आप देखो कल इसको बताएंगे किस प्रकार से धनानंद को हराते हैं। तो कल हमारा दोस्तों ये जो हसीन माशूका है, हसीन माशूका का जो ट्रिक है, तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ये सब दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जो हमारा कहाँ से शुरू हुआ था उसमें थोड़ा सा एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, कि आखिर हमारा यहाँ पानी से क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है, अष्टाध्यायी। फिर यहाँ खारवेल किसका है, सबसे पहले नहर का निर्माण किसने करवाया, एक राट का उपाधि किसने लिया, तो ये सबसे दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। कौन ऐसा पहला राजा था जो शूद्रवंशी था, परशुराम का उपाधि किसने लिया, इस तरह का बहुत सारे सवाल दोस्तों बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम ट्रिक लिखे थे दोस्तों, तो इसमें हम लोग कहाँ पर पहुँच गए हैं, तो आप देख सकते हो कि हसीन माशूका था हमारा। तो इस हसीन माशूका में कल हमारा जो सीरीज है मौर्य है। ये दोस्तों इस हम बताया था कि इसका राज और राजधानी याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी बीपीएससी में एक सवाल बनाता है। तो हम पढ़ लिए थे हर्यक वंश, हम पढ़ लिए शिशुनाग वंश, हम पढ़ लिए नंद वंश। कल हमारा मौर्य वंश शुरू होगा और शुंग और कर्ण कल कोशिश करेंगे खत्म कर दें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए, क्योंकि आजकल दोस्तों आप लोग कमेंट और लाइक बहुत कम कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।